स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज मैं आपको क्लास 12th का हिस्ट्री का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है 6 अप्रैल 2021 को, इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूं। यानी कि इस पेपर की जो आंसर की है वो आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कोई इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। देख सकते हैं टाइमिंग 3 घंटे की है, मार्क्स वेटेज है 80 मार्क्स की। ठीक है, तो कुछ सामान्य निर्देश है जिसमें आपको बताया जाता है कौन कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन ए है जिसमें एक मार्क्स के जो 15 प्रश्न हैं वो आपसे पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। मोहनजोदड़ो से एक आयताकार जलाशय के पुरातत्व मिले हैं। ठीक है, पुरातत्व के अवशेष मिले हैं जिसका प्रयोग विशेष आनुष्ठानिक पर्व पर किया जाता था। यह जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता ही है कि जलाशय जो थे उस समय उन्हें विशाल स्नानागार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विशाल स्नानागार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, अभिलेख पर अंकित जो प्रियदर्शी शब्द था यह किस शासक की ओर इशारा करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मौर्य। मौर्य शासक अशोक की तरफ इशारा करता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उस संदर्भ का उल्लेख कीजिए जिससे यह संबंधित है। अब जानकारी है गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। तो आपको ये पता है जो गोत्र के विवाह के नियम है उसमें जो बहिर्विवाह पद्धति होती है, कौन सी पद्धति? बहिर्विवाह पद्धति, ये उस कथन से मतलब उससे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से वह कथन जो पितृवंशिकता के अर्थ को नष्ट करता है। ठीक है, आपको बताना है, यानी कि पितृवंशिकता का अर्थ इसमें से कौन सा नहीं होता है। आपके ऑप्शन है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र और प्रपौत्र आदि से चली आती है, सही है। फिर है वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है। तीसरा है वंश परंपरा जो पूर्वजों से संबंधित नहीं होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें दो आपके ऑप्शन है, एक तो ये है सेकंड वाला और एक ये थर्ड वाला। अब इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो आपकी किताब है उसमें देखिए साफ साफ ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि माँ जो मातृवंश माँ जो है उसका उपयोग हम तब करेंगे जब हम मातृवंशिकता की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस संदर्भ में जो क्वेश्चन इस 4 का जो ऑप्शन सेकंड है वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड जो है ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो चित्र है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 का चित्र है। ये जो चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है कि जो रिक्त स्थान है ये दर्शाता है, ये बोधि वृक्ष की पूजा को दर्शाता है। साथ ही साथ ये बुद्ध के जो ध्यान की दशा है, दो बताए जा रहे हैं आपको, एक तो बोधि वृक्ष की पूजा को और दूसरा है बुद्ध के ध्यान की दशा को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से आई होप समझ गए होंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथन को ठीक करके लिखिए। जैन विद्वानों ने पाली भाषा में जैन साहित्य का सृजन किया। तो इसको हम सही करके ऐसे लिखेंगे कि जैन विद्वानों ने, पाली भाषा की जगह बस यहाँ पे ये डाल देंगे कि संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृतिक, इसमें से कोई एक भी लिख दीजिए। वैसे तीनों भाषाएं हैं, इसमें से कोई एक भी लिख देंगे, संस्कृत लिख देंगे तो भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो पाली भाषा की जगह संस्कृत, प्राकृतिक या फिर अपभ्रंश भाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है उस भक्ति परंपरा की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत ईश्वर की जो पूजा होती है ईश्वर की वो अमूर्त रूप में उपासना की जाती है। तो आपको पता है सिंपल ये कौन से होते हैं? निर्गुण होते हैं। अमूर्त यानी कि जिसका ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो वो निर्गुण कहलाता है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 8 कि सूफी मत जो है इसमें खानकाह जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो सूफी मत में खानकाह का अर्थ होता है मठ या फिर आश्रम, जो कि सूफी संतों के रहने की एक स्थानीय जगह हुआ करती थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गोपुरम और मंडप यानी यहाँ पे सभा मंडप है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो गोपुरम होते थे ये जो मंदिर होते हैं उनके मुख्य जो प्रवेश द्वार होते हैं वो होते थे जो कि मुख्य दिवाले को बौना प्रतीत करते थे। ठीक है, दूसरा है सभा मंडप। सभा मंडप का जो उपयोग है वो देवी देवताओं के उत्सवों को मनाने के लिए, जैसे कि जन्मदिन मनाने के लिए, विवाह उत्सव मनाने के लिए, इनका उपयोग इसके लिए किया जाता था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीचे दिए गए कथन और एक इनमें संदर्भ में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कथन है कि 1542 ईस्वी तक विजयनगर का शासन अराविंदु वंश के हाथों में चला गया, सही है। 1565 में राक्षस तागड़ी के युद्ध में
भारी विजय के बाद विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं रह गया। दोनों ही कथन सही हैं। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन थर्ड है, कथन ए और कारण आठ दोनों सही हैं, और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण देता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। जिस मुगल शासक का बादशाहनामा से संबंधित है वह कौन है? तो बादशाहनामा जो है वो शाहजहाँ का एक जिल्द है। ठीक है, शाहजहाँ के बारे में इसमें लिखा गया है, बादशाहनामा के बारे में। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकबर की जो पसंदीदा शैली थी, लेखन शैली, वो कौन सी थी? तो अकबर की पसंदीदा शैली का नाम था नास्तलिक शैली। कौन सी दोस्तों, ध्यान से सुनिए, नास्तलिक शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली क्यों होती थी? ठीक है, तो जोतदारों की शक्ति जो है वो इसलिए प्रभावी होती थी क्योंकि जोतदारों के पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते थे। ये साहूकारिता का काम करते थे, व्यापारी का भी काम करते थे। ठीक है, यही इसमें से एक लिख देंगे तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सही आंसर इसका होगा वो कौन सा होगा? ये होगा इसका सही आंसर पहला, यानी कि पहले तो आजमगढ़ घोषणा जो हुई थी वो 15 अगस्त 1857 को हुई थी। उत्तर भारत में मार्शल लॉ जो लागू हुआ था वो मई जून 1857 को हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था, और झांसी रानी की जो मृत्यु है वो 1858 में हुई थी। ठीक है, अगर आपने इस तरह से मिलान किया है, मतलब अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है तो आपको 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए गांधी जी ने निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी मतलब निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश जो है वो नहीं दिया था? तो इसका सही आंसर होगा, मतलब इसका गलत आंसर जो है निर्देश नहीं दिया था वो है ये वाला, कि दिन के शेष समय में कोई रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे। जबकि गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो सभी गांव और शहरों में की जाएगी, सभी जगहों पर एक समय में ही संगोष्ठियां होंगी, पारंपरिक ढंग से राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया जाएगा, और दिन के शेष समय में हम रचनात्मक कार्य करेंगे। लेकिन इसमें बताया रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे, तो कौन सा गलत हो गया? ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हम नकल करने वाले नहीं हैं, यह शब्द संविधान सभा में निम्नलिखित में से जिस सदस्य द्वारा कहे गए थे वह सदस्य कौन था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम नकल नहीं करने वाले नहीं हैं, मतलब हम नकल करने वाले नहीं हैं, यह शब्द संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें आपके स्रोत आधारित प्रश्न हैं। कौन से हैं? स्रोत आधारित आपके यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो स्रोत है उसे तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप स्रोत को आसानी से पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऋग्वेद में 2 छंदों में प्रमुखता से किस देव का आवाहन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऋग्वेद में लिए गए 2 छंदों में अग्निदेव का आवाहन किया गया, यानी कि ऑप्शन जो है सेकंड वाला ये सही है। फिर है अग्निदेव से यज्ञ के द्वारा प्रार्थना में क्या नहीं मांगा गया है? ठीक है, तो यज्ञ के द्वारा प्रार्थना में धन भी मांगा गया है, गाय भी मांगी गई है और पुत्र भी मांगा गया, लेकिन हाथी नहीं मांगा गया है। अब इसका प्रमाण देखिए यहाँ पे है कि यज्ञ के द्वारा धन ला दीजिए, ठीक है, पुष्टिवर्धक अभ्युदय गाय ला दीजिए और एक पुत्र। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका सही होगा, मतलब गलत होगा? लास्ट वाला। फिर है छंद, जिस खास तरह की भाषा में लिखे गए थे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वैदिक संस्कृत, जिसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे जिसे वैदिक संस्कृत कहते थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 17.4 है कि जिन परिवारों के लोगों को वैदिक छंद मौखिक रूप से सिखाए जाते थे वे कौन थे? तो वे थे पुरोहित, यानी कि ऑप्शन 3 सही है। देखिए आंसर इसका यहाँ पे है कि ये स्रोत पुरोहित मतलब ये स्रोत जो थे वो पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको पता चल गया होगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 में पूछा गया है कि दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, इनमें से किन्हीं 4 पूछे जाएंगे, इनमें से किन्हीं 3 का आंसर देना है। तो इस मूर्ति को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए। अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला है यह मूर्ति
किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये मूर्ति जो है वो कृष्ण जी से संबंधित है और इस मूर्ति में कृष्ण जी जो है वो बांसुरी बजाते हुए इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, फिर इसमें दूसरा प्रश्न है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सगुण भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध जो कवियत्री थी वो कौन थी। इसका सही आंसर है मीराबाई। ठीक है, ये आपके स्रोत आधारित प्रश्न है, उसमें प्रश्न पूछा गया है। अब 18 जो है 18 में 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, और इसके आधार पर आंसर पूछा गया है। कथन क्या है कि कथन ए है मीराबाई ने पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया, सही है। मीराबाई ने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया, ये दोनों ही कथन सही हैं। यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा कथन ए और कथन आर ये दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए का स्पष्टीकरण यहाँ पे देता है। ठीक है, फिर 18.4 है कि मीराबाई जो है वो किस क्षेत्र की राजकुमारी थी। तो मीराबाई जो है वो मारवाड़ के मेड़ता जिले की राजकुमारी थी, यानी कि मारवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया होगा। फिर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये प्रश्न थे। ठीक है, तो इन्हें बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। फिर देखिए आगे, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी स्रोत आधारित प्रश्न ही है। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनके बारे में है। ठीक है, तो इन्होंने संविधान सभा के संदर्भ में पृथक निर्वाचिका के बारे में कुछ बातें कही थी, उन्हीं के संदर्भ में ये प्रश्न है। देखिए क्या है, सबसे पहला, सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका को किसके समान बताया था। तो सरदार पटेल ने पृथक निर्वाचिका को विष के समान बताया था, जो कि भारत की राजनीति में समा चुका है। अगर इसे नहीं छोड़ा तो भारत का विभाजन तय है। फिर दूसरा है, विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखने से जीने का मतलब होगा। यानी कि अगर पृथक निर्वाचिका बनी रही विभाजन के पश्चात भी तो जीने का अर्थ क्या होगा। तो जीने का अर्थ होगा निरर्थक, यानी कि जीने का मतलब होगा निरर्थक। ठीक है, यानी कि जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, और फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड है, इसमें कारण पूछे गए हैं। तो देखिए कारण है, एक सेकेंड, पहले कारण है अंग्रेजों ने पृथक निर्वाचिका का बीज बोया, सही है। अंग्रेजों ने मतलब अपने शासन की सुविधा के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन थर्ड है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण जो आर है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे देता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, अंग्रेजों के द्वारा पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव जो प्रेरित था वो किससे संदर्भित था। ठीक है, तो वो कौन सी नीति थी, वो थी फूट डालो और राज करो की नीति। क्योंकि पृथक निर्वाचिका के तहत जो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों लोग थे ये आपस में लड़ गए थे, जिसी की वजह से भारत का विभाजन हो गया था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको पता चल गया होगा। इस तरह से दोस्तों सेक्शन बी जो था स्रोत आधारित प्रश्नों का आंसर वो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 3-3 मार्क्स के प्रश्न हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। गाइस अब हमारा जो है सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3-3 मार्क्स के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, किस प्रकार मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। यानी कि मगध महाशक्तिशाली होने के इसके क्या कारण थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कारण लिख रखे हैं बड़े अच्छे तरीके से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कारण है प्राकृतिक रूप से सुरक्षित। ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, इस जनपद के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थीं जो कि प्राकृतिक रूप से इसकी सुरक्षा करती थी। उपजाऊ भूमि, यहाँ उपजाऊ भूमि थी, जैसे गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन यहाँ पे अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, जिसके कारण यहाँ पर अच्छी फसल भी होती थी, व्यापार में वृद्धि भी होती थी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है हाथियों का सेना में उपयोग। जंगल में जो हाथी पाए जाते थे उनका सेना में उपयोग किया जाता था, जो कि मगध महाजनपद से ही स्टार्ट हुआ था। लोहे का उपयोग, लोहे की खदानें पाई गई हैं, मगध महाजनपद के दौरान ही लोहे की खदानें पाई गई हैं, जिसका उपयोग आधुनिक हथियार व औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के ये कारण थे। फिर इसी में आपका 3 मार्क्स का दूसरा प्रश्न है कि विजयनगर के धार्मिक केंद्र में स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी के कर्नाटक के कई आकर्षणों में से मुख्य है और यह मंदिर जो है वो 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि एक बाजार में स्थित था। 1509 में इस मंदिर में अभिषेक के समय राजा कृष्णदेव राय ने,
ठीक है, इन्होंने इस मंदिर के जो गोपुरम था यानी कि जो मुख्य द्वार था, जो प्रवेश द्वार होता है, उसका निर्माण कराया था। ठीक है, भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापट्टी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पंपापट्टी नाम से भी अन्य नाम है ये इनका। ठीक है, फिर तीसरा है कि मंदिर में मुख्य देवता के साथ कई देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां भी हैं, जो कलाकृतियों के माध्यम से कई देवी देवताओं की पौराणिक कहानियों को दर्शाती है। इस मंदिर का इतिहास विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में आप ये 3 से 4 पॉइंट अगर आपने लिखे हैं तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 3 मार्क्स का अगला प्रश्न है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जोतदार क्यों शक्तिशाली थे। यानी आपको बताना है जोतदारों के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जोतदारों के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों के मालिक। जोतदारों के पास भूमि के बड़े बड़े टुकड़े होते थे जिन पर यह गांव के लोगों से कृषि कार्य करवाते थे। इस प्रकार यह लोगों के मतलब गांव के जो लोग थे उनसे सीधा व्यक्तिगत इनका संबंध होता था, एवं गांव के जो लोग थे उनके लिए उनकी आमदनी का, उनकी आय का और उनके खाने पीने का जो साधन था वो इन जोतदारों की जो भूमि थी उस पर कार्य करके ही किया जाता था। ठीक है, दूसरा कारण है व्यापार और साहूकारिता का कार्य करना। जोतदार काश्तकारों और गरीबों को यानी कि जो छोटे मोटे व्यापारी थे और गरीब लोग थे इन्हें उधार दिया करते थे। यदि वे उधार नहीं चुका पाते थे तो ये लोग आजीवन उनके खेतों में कार्य किया करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है किसानों को जमींदार के अत्याचार से बचाना। जब भी जमींदार जो थे ज़बरदस्ती या फिर अपने जो लठैत होते थे यानी लाठी वाले लोग उनको भेजकर गांव से कर वसूलने के लिए कहते थे, तो जोतदार अपनी रैयत की रक्षा करने के लिए जमींदार के लोगों से लड़ते थे एवं अपनी रैयत की उम्मीदों के द्वारा किए जाने मतलब जो रैयत थी उस पर जमींदारों के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उससे बचाते थे, जिसकी वजह से जो रैयत की निष्ठा थी वो जोतदार के प्रति अधिक हो गई थी। ये जोतदार है, जोतदार के प्रति अधिक थी। ठीक है, तो ये कारण थे बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जो जमींदार की वजह जो जोतदार थे उनके शक्तिशाली होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है 1857 के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। इस कथन के उचित तर्कों को सहित इसको पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो अंग्रेजों के लिए कुचलना आसान साबित नहीं हुआ। कैसे? देखिए, दिल्ली पर कब्जा करने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुई थी, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर रुक गई। पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली के सामने आ गए थे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है उत्तर भारत को फिर से जीतने के लिए सेना की कई टुकड़ियां अंग्रेजों ने रवाना की। ठीक है, पहले तो उन्होंने उपद्रव को शांत करने के लिए फौजियों की आसानी के लिए कानून पारित किए। ठीक है, फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कानून पारित किया अंग्रेजों ने कि जितने विद्रोही हैं उनके लिए सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है सज़ाए मौत। ठीक है, लेकिन फिर भी मई और जून 1857 में पास किए गए कानूनों के द्वारा न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लागू कर दिया गया बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेज़ों को भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उन पर सज़ा देने का हक दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का मात्र शक था। ठीक है, और नए विशेष कानूनों के द्वारा ब्रिटेन से सेना मंगवाई गई। अन्य सैनिक टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी वह इस विद्रोह को नहीं कुचल पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे और एक छोटी सी लाइन और इसमें लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह को कुचलना उनके लिए आसान साबित नहीं हुआ, जिसे हम निम्नलिखित कथनों से समझ सकते हैं। उन्होंने इतने नियम कानून बनाए, फिर भी जो विद्रोह था वो उनके लिए कुचलना, विद्रोह को दबाना एक आसान बात नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3-3 मार्क्स के जितने भी प्रश्न थे 3-3 मार्क्स के ये 4 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेक्शन सी जो है वो समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन डी की, जिसमें हमारे 8-8 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला प्रश्न है 24 है विशिष्ट परिवारों में
पितृवंशिकता जो थी वो क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। अब देखिए ये जो प्रश्न है वो 3 या 4 मार्क्स का प्रश्न है, लेकिन इसे 8 मार्क्स में बताया गया है, तो आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे और इस भूमिका के ही आपके 3 या 4 नंबर होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 3 से 4 नंबर होंगे आपके इन्हीं 5-6 लाइन के। कैसे, देखिए पितृवंशिकता का अर्थ होता है वंश परंपरा जो पिता के पश्चात पुत्र, फिर पौत्र या प्रपौत्र आदि से चली आती है, यानी कि बेटा उसके पिता, फिर उसके पिता के पिता, फिर उसके पिता के पिता, यानी कि ये वंशज से चली आती है। इतिहासकार परिवार बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए मुख्य है क्योंकि इससे उनकी सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों के लोगों ने क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा, इसी प्रकार व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। हमें तो इस बात का स्पष्ट संकेत ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ से भी मिलता है। विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक परिवार संपन्न परिवार ही सम्मिलित हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो पैरा है इसके आपके कम से कम 2 से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे ही, ठीक है। फिर है कि जो महत्वपूर्ण कारण थे उनके बारे में, तो इसके महत्वपूर्ण 2 कारण हैं। पहला है वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु। धर्म सूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी। यह कथन ऋग्वेद में मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करते हैं, ठीक है। तो वंश परंपरा को नियमित बनाए रखने के लिए पितृवंशिकता जो थी वो आवश्यक थी। दूसरा है उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने के लिए। विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी तरह का झगड़ा हो। राजा परिवारों में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी, अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। तो उत्तराधिकारी संबंधी जो विवाद से उनसे बचने के लिए पितृवंशिकता जो थी वो अति आवश्यक रही थी, ठीक है। तो अगर आप इतना आंसर लिखते हैं तो भी आपको 5 से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें 1-2 पॉइंट जो है वो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसका आंसर आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखित हुमायूं नामा से मुगलों की घरेलू दुनिया की झलक मिलती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे एक छोटी सी भूमिका। गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी, ठीक है, हुमायूं की बहन तथा अकबर की चाची थी। गुलबदन बेगम स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, जिनमें इन्होंने बताया कि राजा और राजकुमारों में सत्ता को लेकर आपस में मतभेद एवं संघर्ष बना रहता था। अबुल फजल जब इन्होंने अकबरनामा की रचना करने के लिए कदम उठाए तो इन्होंने गुलबदन बेगम से मदद मांगी थी, ठीक है। तो गुलबदन बेगम के बारे में 3 से 4 लाइन आप लिखेंगे, उसके बाद जो पॉइंट हैं वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले तो हुमायूं नामा से ये पता चलता है कि जो शासक थे उनकी कई पत्नियां थीं, ठीक है। मुगल शासकों की मुख्यतः 3 प्रकार की पत्नियां होती थीं, एक थी बेगम, एक अगाह और एक अगाचा। मुगल परिवारों में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियां जो शादी के समय अपने साथ अच्छा खासा नकद और बहुमूल्य वस्तुएं एवं भूमि के बड़े बड़े टुकड़े दहेज में लेकर आती थीं, उन्हें शासक की बेगम कहा जाता था, ठीक है। फिर वहीं जो अगाचा थी, दूसरे स्तर की पत्नी थी, उसकी स्थिति सबसे खराब होती थी। इन्हें नकद मासिक भत्ता दिया जाता था, यानी कि इन्हें पैसे दिए जाते थे हर महीने और कुछ उपहार भी दिए जाते थे। और यही सेम हाल जो है अगाहा का भी था। लेकिन जो अगाचा और अगाह थी ये अपने मातृत्व से विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे में पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थीं, ठीक है। तो पहले आप किसके बारे में बताएंगे? इनकी पत्नियों के बारे में। दूसरा बताएंगे कि जो दास दासियां थीं उनके संदर्भ में। शासक की पत्नियों के अलावा मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम तथा दास दासियों के रूप में रहते थे। ये दास दासियां साधारण से साधारण एवं निपुणता के कार्य भी करते थे। यह शाही परिवार में नौकर के काम करने से लेकर शासक के द्वारा कहे जाने पर जासूसी का भी काम किया करते थे। तीसरा पॉइंट है स्त्रियों को आय का अधिकार था, ठीक है। हुमायूं नामा से हमें पता चलता है कि उस समय स्त्रियों को आय का अधिकार था। जैसे शाहजहां की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा, इनको ऊंचे जो मनसबदार हुआ करते थे
उनके समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी। जैसे जहां आरा को सूरत के बंदरगाह जहां से विदेशी व्यापार होता था वहां से राजस्व प्राप्त होता था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में स्त्रियां संपत्ति व पैसा कमाने का अधिकार रखती थीं। ठीक है, फिर पॉइंट 4 आएगा, राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी जिसका नाम था शाहजहानाबाद दिल्ली, इसकी वास्तुकला में अपना योगदान दिया। कैसे? उन्होंने आंगन व बाग के साथ साथ इसके हृदय स्थल, दिल्ली का हृदय स्थल जिसे कहते हैं चांदनी चौक, ठीक है, इसकी रूपरेखा जहां आरा के द्वारा तैयार की गई थी। इस बात से यह पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में शाही परिवारों की स्त्रियां पढ़ी लिखी हुई थी एवं संसाधनों को रखने एवं उन्हें जुटाने का अधिकार भी रखती थीं। ठीक है, तो हुमायूंनामा से संबंधित जो पॉइंट हैं वो आप इसमें इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 8 मार्क्स का। क्या है कि संविधान सभा में 6 सदस्यों की मुख्य भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। उक्त कथन के संदर्भ में उनके योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें भी एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे 3-4 लाइन की, कि संविधान सभा के कुल 300 सदस्यों में से 6 की काफ़ी भूमिका रही थी। वे थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, जिसमें 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे, VN राव, ठीक है, एवं SN मुखर्जी। अब देखिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करते हैं, इनका क्या योगदान था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान की मूल आदर्शों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। नेहरू जी के द्वारा यह प्रस्ताव भी पेश किया गया था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा रहेगा, जिसके बीच गहरे नीले का एक चक्र भी रहेगा जो कि एकता का प्रतीक होगा। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल मुख्य रूप से ये पर्दे के पीछे से काम करते थे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे इन्होंने कई रिपोर्टों की जो प्रारूप था उसको लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी जो विचार हुआ करते थे संविधान सभा में, उनमें आपस में सहमति पैदा करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, फिर तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के ये अध्यक्ष रहे थे। संविधान में चर्चा रचनात्मक दिशा ले, मतलब जो चर्चा है वो सही दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह किसकी जिम्मेदारी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, फिर फोर्थ हैं BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनके साथ अन्य 2 वकील भी कार्य करते थे, जिसमें से एक थे गुजरात के KM मुंशी और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, इन्होंने संविधान के लिए, संविधान के प्रारूप पर अपने बहुत सारे सुझाव दिए थे जो कि महत्वपूर्ण थे। 5वें हैं VN राव। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र भी तैयार किए थे। फिर हैं SN मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। और फिर एक लास्ट में लिखेंगे जो सारांश कहते हैं कि अंबेडकर के पास संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल 3 वर्ष लगे थे। वैसे तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, लगभग 3 वर्ष बताया गया है। इस दौरान जो चर्चाएं हुई उन्हें मुद्रित रिकॉर्ड के साथ भारी भरकम 11 खंडों में प्रकाशित किया गया है और ये चर्चाएं जो थी वो काफ़ी दिलचस्प रही थी। ठीक है, तो ये 8-8 मार्क्स के जो ये 3 प्रश्न थे, ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप प्रश्न जो है 8 मार्क्स के वो यहाँ से दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 25 का, फिर 24 का था, ये 25 का है जिसमें पत्नियों के बारे में लिखेंगे, दास दासियों के बारे में, स्त्रियों के आय के अधिकार के बारे में, राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली के बारे में, फिर संविधान सभा में जो 6 सदस्य थे उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, VN राव और SN मुखर्जी। अब हम बात करते हैं जो स्रोत आधारित प्रश्न है उनके बारे में। ठीक है, तो स्रोत आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ये स्रोत है। अब वीडियो को पॉज करके स्रोत को पढ़ लीजिए, फिर यहाँ उसी के आधार पे ये देखिए यहाँ पे प्रश्न
पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर कौन थे? तो इसका सही आंसर है जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है प्राचीन स्थल से लाई जाने वाली ईंटों से कितनी लंबी रेल पटरी का निर्माण संभव था? तो इसका सही आंसर होगा 100 मील। ठीक है। फिर 3 मार्क्स का इसमें प्रश्न है मोहनजोदड़ो की अपेक्षा हड़प्पा स्थल क्यों बदतर था, यानी कि क्यों खराब था? ठीक है। तो देखिए हड़प्पा स्थल जो था इसकी खोज सबसे पहले की गई थी, तो यहाँ से ईंटें चुरा ली गई थी जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से नष्ट हो गया। चोरी के कारण यहाँ की प्राचीन संरचना जैसे कि घर कैसे बनाए गए थे, नालियों का निर्माण कैसे हुआ था, सड़कों का निर्माण कैसे हुआ था, बाजार कैसे थे, यहाँ की लेखन शैली कैसी थी, वस्तुएं कैसी थी, मूर्तियाँ कैसी थी, आदि जो चीज़ें थी, आदि इस प्रकार के स्थल जो थे वो प्राचीन संरचनाएं इसकी नष्ट हो गई थी, इसलिए हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो की अपेक्षा काफ़ी खराब था। ठीक है। ये 5 मार्क्स का प्रश्न था आपका। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें भी देख सकते हैं ये भी 5 मार्क्स का है, स्रोत आधारित है, आप इससे यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौल शब्द जो है इसका क्या अर्थ है, कौल का गायन किस अवसर पर होता है, अमीर खुसरो कौन थे और इसके अनुयायी कौन थे? ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आंसर कि कौल जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कौल का शाब्दिक अर्थ होता है कहावत। ठीक है। कौल का कब उपयोग किया जाता था गायन में? कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। उदाहरण के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल गायन की जो शुरुआत है वो कौल से हुआ करती थी। ठीक है। फिर अमीर खुसरो वाला प्रश्न था कि अमीर खुसरो कौन था? तो ये एक महान कवि था और किसका अनुयायी था? महान कवि होने के साथ साथ संगीतज्ञ था। ये शेख निजामुद्दीन औलिया इनका अनुयायी रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। आप इसे यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं स्रोत को। ठीक है। बहुत ही ईजी सा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, इसे पढ़ सकते हैं आप इजीली। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन की मांगें क्या थी? गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ठीक है। तो सबसे पहले तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक चला था। ये मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। ठीक है। खिलाफत आंदोलन की निम्नलिखित मांगें थी। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। दूसरी इनकी थी कि जजीरत उल अरब यानी कि अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन यहाँ पर इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहें तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्रों की इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के लिए योग्य बन सकें। फिर तीसरा प्रश्न था कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो उसका भी आंसर देख लीजिए कि गांधी जी चाहते थे भारत की आज़ादी के आंदोलन में मुसलमान भी किसी तरह से जुड़ जाएं, अतः उन्होंने 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी से जुड़कर खिलाफत आंदोलन की घोषणा कर दी। यद्यपि इस आंदोलन की पहली मांग खलीफा पद के पुनर्स्थापना की थी। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29 जिसके 3 प्रश्न थे, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर आपका मैप आया था। तो मैप देखिए सेक्शन F है। यहाँ पे मैप जो था वो दोस्तों तो क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर शीट होती है, उसी में बांध दिया था बच्चों ने। तो इसमें जो है जो मैप आए थे वो इम्पॉर्टेंट ये 3 थे। ठीक है। तो अब मैप में ये याद रखिएगा कहाँ पे आपको भरना होता है। और फिर ये प्रश्न था कि चिन्हित किया गया था मैप में कि कौन कौन से स्थान थे, तो वो अभी वो मैप में तो बांध दिया गया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसके सॉल्यूशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।